देखो बेटा, कल ਆਪਾਂ टॉपिक जो स्टार्ट किया सी कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल lying in an external magnetic field। और उस तो बाद बेटा ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कंपैरिजन भी किया सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके अंदर ਜਦੋਂ भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता तो उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण उसकी मोमेंटम ते वेलोसिटी चेंज होती है। बट मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होने करके जो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। तो यदा मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज हो सकती है, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी, ये याद रखना। पर दूसरी तरफ बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करनी है, पर उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो नहीं होना। मतलब सिर्फ दो सिचुएशंस दे विच ही जीरो हो सकेगा। पहली कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रेस्ट ते है, तो दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल दी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स के परपेंडिकुलर है। सिर्फ ये दो कंडीशंस है जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होएगा, अदरवाइज वो नॉन जीरो ही होएगा। तो जिस कारण करके जनरल असी जो गल करते हैं तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोमेंटम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी स्पीड सब ने चेंज होना। तो सारिया पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो सी कंपैरेटिव स्टडी दोनों के बारे है ना, ये समझ होनी चाहिए है थोड़ा। ਇਹਦਾ मतलब अगर किसी अननोन फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल दी स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज हो रही है, तो असी उतों कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जिस अननोन फील्ड के अंदर मूव कर रहा वो मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर चार्ज पार्टिकल अननोन फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी ते स्पीड दोनों ही चेंज हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, मोमेंटम भी चेंज हो रही है, फिर आप कहेंगे कि ये इलैक्ट्रिक फील्ड है, अननोन फील्ड है ना। तो इस तरीके असी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हुण बेटा जो असी नैक्सट पॉइंट के बारे डिस्कस करना वो की है, अज वाला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ लिख सकते हैं। लिखो राइट द हेडिंग ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in an external magnetic field, motion of a charged particle in an external magnetic field। ध्यान दियो बेटा, हुण इस डिस्कशन आपां ब्रॉडली तीन कैटेगरीज दे विच डिवाइड कर लेना वा। नंबर वन लिखो, when when charged particle is moving along the direction of magnetic field, when charged particle is moving along the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी है ना, ये थानू समझ होनी चाहिए। हुण देखो बेटा, ये जो मैं हैडिंग लिखा कि अगर थोड़े सामने
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ थीटा 0 डिग्री होएगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री होएगा। और थीटा 0 डिग्री लिए भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है और थीटा 180 डिग्री लिए भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है, क्योंकि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਫੋਰਸ मैग्नेटिक फोर्स 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ फोर्स ही नहीं लगेगी तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਾਲੋਗੇ? व्हेन a charged particle is moving along the direction of magnetic field, तो इसका मतलब है बेटा either v vector is parallel to magnetic field, तो थीटा 0 डिग्री, तो एफ एम भी 0, और v is एंटी पैरेलल टू तो अगेन एफ एम 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स निकालने लिए बेटा तुसी हमेशा आही फार्मूला यूज करना। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ तो ਉਹਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ QVB sin थीटा है। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल ते मैग्नेटिक फोर्स लगे ते चाहे ना लगे, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 ही है। ठीक है ना? तो वर्क डन 0 है, तो वर्क डन 0 है और इतने मैग्नेटिक फोर्स भी 0 है। तो इसका मतलब ना तो मोमेंटम ने चेंज होना, ना वेलोसिटी ने चेंज होना। वर्क डन 0 करके स्पीड भी कांस्टेंट रहनी है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी है। सो इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलोंग मूव कर रहा, तो ना तो उसकी मोमेंटम चेंज होनी बेटा, मोमेंटम भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट। अच्छा, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब है इक्विलिब्रियम और नाल मोशन च भी है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम च। प्लस जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक केड़ा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब आज तो बाद हुण तुहानू अगर कोई पूछे कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा, तो केड़ी स्टेट च है? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट च है। तो उसका केड़ा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। और वो किस डायरेक्शन च मूव कर रहा? वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये कंक्लूजन्स है जिहड़े तुसीं याद रख लेने हैं ना, नोट कर लेने हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा तो यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करेगा, और यूनिफॉर्म मोशन के दौरान उसका जिहड़ा पाथ है वो स्ट्रेट पाथ होएगा। किधर नूं होएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उहदे ते लगन वाली क्योंकि फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम च है, पर क्योंकि वो मोशन च है इस करके वो डायनामिक इक्विलिब्रियम च। तो ये सारे कंक्लूजन्स जिहड़े मैं सामने लिखते हैं, इन्हूं दिमाग च रख लेना। अच्छा, हुण बेटा ये तो है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। हुण अगर तुहाडा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
मूव तो कर रहा पर वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दूसरी ऑप्शन है ना। तो लिखो, तो सेकंड केस लिखो बेटा, सेकंड केस आ जाएगा व्हेन a charged particle is moving perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे। हुण ध्यान दियो पुत्र, देखो लिसन, अगर बेटा आप मान लीए कि ये जिहड़ा पेन है ना, ये मैं थोड़ी तरफ पॉइंट कर रहा, मतलब इस जगह पे जिहड़ा यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन थोड़ी तरफ है, थोड़ी तरफ। हुण थोड़ी तरफ का मतलब भी इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड, है ना। तो मान लेते हैं कि इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस कमरे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन थोड़ी तरफ है। इट मीनस जे मैं उस फील्ड को इस प्लेन च ड्रॉ करना तो डायरेक्शन की बनी इस प्लेन के परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड, है ना। तो उन्होंने मैं शो कर देना वा इस तरह डॉट दे नाल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। अच्छा, हुण अकॉर्डिंग टू हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, वेलोसिटी किस तरफ है पार्टिकल की, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है ना, आप यही मनिया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इदा मान लें इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, आप वेलोसिटी मान लें। हुण आ जिहड़ी वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है आ वाला, तो थानू कल वाला रिजल्ट याद आ जाना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी बनने वाला एंगल 90 डिग्री होएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होएगी, है ना। इट मीनस इस कंडीशन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस केस दे विच बेटा क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो दोनों च बनने वाला एंगल 90 डिग्री होने करके मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होएगी कितनी, QVB, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कढ़ने का फार्मूला स्केलर फॉर्म आप आ लिख दें, ये तो हो गया पहली गल। हुण इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की होएगी बेटा, है ना। तो देखो हुण मैं जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है बेटा वो मान लेना कि एट एनी टाइम वो इत्थे है, और अगर वो वेलोसिटी इस तरफ है तो वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दस सकते हैं तुसी लोग। यस, की करांगे, तो आ फिंगर मैं फील्ड वाल करती, हुण फील्ड तुहाडे वाल है ना, और आह फिंगर किधर नूं चाहिदी है, जिधर नूं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा along the direction of current C, सेंट्रल फिंगर। हुण इत्थे आपां चार्ज पॉजिटिव अगर मान के चलते हैं तो ये फिंगर ऊपर नूं हो गई, है ना। हुण आ हथ की सैटिंग हो गई, ਇਹਦਾ मतलब इस चार्ज पार्टिकल ते, है ना, एक मैं इत्थे बना लेना ना, इदा बना लेना, सेंटर पे करता, इत्थे करता सेंटर पे, तो आ होगी बेटा वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आएगी, है ना, यही बनेगी ना मैग्नेटिक फोर्स। तो क्यों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आ फील्ड है तो आ मोशन है वेलोसिटी, तो थंब इधर को जा रहे हैं ना, और एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। हुण इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स करके जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है वो केड़ा पाथ फॉलो करेगा बेटा, तो नोट करो
देखो, क्योंकि क्योंकि ये जिहड़ी मैग्नैटिक फोर्स है ना पुत्र, ये वेलोसिटी दे की है, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी दे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हुण इस केस दे विच स्पीड तो कांस्टेंट ही है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपां ये कल डिस्कस किया, प्रूव किया कि मैग्नैटिक फील्ड के अंदर वर्क डन बाय मैग्नैटिक फोर्स 0 रहिंदा, तो स्पीड तो कांस्टेंट ही रहनी। हुण बेटा ये जिहड़ी मैग्नैटिक फोर्स लग रही है ना चार्ज पार्टिकल ते, इन्हें की करना, इन्हें तुहाडे चार्ज पार्टिकल नूं सर्कल च मूव करवाना। क्योंकि थानू हुण इत्थे याद की आना चाहिए बेटा, सर्कुलर मोशन का कंसैप्ट जिहड़ा ना वो थोड़ा याद आना चाहिए। जे नहीं भी याद तो मैं थोड़ा जिहा डिस्कस करन लगा उहदे बारे कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो बेटा पार्टिकल है उहदे उपर अगर सिर्फ इको ही फोर्स लग रही है और वो किधर को लग रही है, वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, नाल दी नाल उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पोजेस करेगा। तो हुण इत्थे बेटा असीं की देख रहे हैं कि जिहड़ी मैग्नैटिक फोर्स है वो वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर लग रही है। और ये जिहड़ी मैग्नैटिक फोर्स है ना, तो ये करके ये मैक्सिमम भी है, और ये करके पार्टिकल ने जिहड़ा पाथ फॉलो करना, सर्कुलर पाथ फॉलो करना। और ये जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करना, उहदे दौरान पार्टिकल की स्पीड ने कांस्टेंट रहना। वो तो ऑलरेडी फिर दोबारा रेपिटेशन ही हो गई। स्पीड क्यों कांस्टेंट रहेगी? मैग्नेटिक फोर्स के करके वर्क डन 0 है, तो स्पीड ने तो कांस्टेंट ही रहना। सो इसका मतलब सानू इत्थों केड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर केड़ा पाथ फॉलो करना, सर्कुलर पाथ। और स्पीड कांस्टेंट होने करके उहदे सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन होना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जबकि आपां पहला जिहड़ा केस कीता उहदे च की डिस्कस कीता कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा तो उसका पाथ स्ट्रेट होना और उसकी स्पीड कांस्टेंट होने करके यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करना। पर जे चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फिर उन्हें मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, पाथ सर्कुलर फॉलो करना, और सर्कुलर पाथ के दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट होने करके उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना। और उस सर्कुलर मोशन को आप इत्थे सर्कल दे विच ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। देखो, तो आ सर्कल बनना है, आ सर्कल बनेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है ना, ये फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी, तो ये सर्कल के सेंटर वाल लगेगी। तो आ हो गया सर्कल का सेंटर, और आ बेटा हो गया इस सर्कल का रेडियस। तो हुण तुसी जदों ये कंसैप्ट को समझ लिया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होने करके स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो उसका ओवरऑल मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने करके बेटा उन्होंने जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है कितों मिलेगी? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि सर्कुलर मोशन च बेटा अगर तुहाडा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस केस च जिहड़ियां फोर्सेस अलोंग द रेडियस एक्ट कर रही हैं टूवर्ड्स द सेंटर, उन्होंने मिलके की करना? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी। हुण सेंट्रीपिटल फोर्स इत्थे कितनी होएगी बेटा? तो इत्थे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी mv²/r। तो आ वाली सेंट्रीपिटल फोर्स मिल कितों रही है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स तो। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू
तो R इज इक्वल टू mv by qb। तो आ रिलेशन आ गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसका पाथ है सर्कुलर पाथ, उसका मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस किस फार्मूले तो मिलेगा mv by qb। अच्छा हुण इहदे च तुसीं साफ देख रहे हैं बेटा कि जिहड़ा सर्कल दे विच चार्ज पार्टिकल का रेडियस है ना वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, डायरेक्टली है ना। मतलब अगर थानू कोई कहे कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहली बारी चार्ज पार्टिकल जिहड़ा वा मूव कर रहा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पर उसकी स्पीड स्लो है तो दूजी बार उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा कर दी असी, ज़्यादा स्पीड नाल मूव करवा रहे हैं, तो दोनों केसेस उन्हें पाथ तो सर्कुलर ही फॉलो करना, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। पर दूजे केस जो उसकी स्पीड ज़्यादा वा उसके सर्कल का रेडियस ज़्यादा होना, पहले केस स्पीड घट होने करके उसके सर्कल का रेडियस घट होएगा, है ना। ये रिजल्ट्स याद हो जाने चाहिए थानू। दूजी गल बेटा इत्थे देखो कि जिहड़ा सर्कुलर पाथ का रेडियस है ना, आ वाला फार्मूला जिहड़ा दस रहा तो ये अकॉर्डिंगली रेडियस एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, दूजा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मतलब जे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियस छोटा होएगा, जे वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियस ज्यादा होएगा, है ना, इनवर्सली। हुण आ जिहड़ा तीसरा है ना पॉइंट, आ देखो बेटा, इनू देखो, इस पॉइंट m पता की है, चार्ज पार्टिकल का मास है और q है चार्ज पार्टिकल का चार्ज। हुण थानू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है, तुसीं पढ़िया होना, एक टर्म आती है स्पेसिफिक चार्ज q by m। मतलब हुण जिद्दां थानू पता इलैक्ट्रॉन ते प्रोटॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर क्योंकि इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन के मासिस डिफरेंट है इस करके इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम नहीं है, समझ गए ना। और इलैक्ट्रॉन लाइटर होने करके इलैक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज लेसर है, मोर है, और प्रोटॉन का मास हैवियर होने करके ज्यादा होने करके स्पेसिफिक चार्ज लेसर है ना। तो इलैक्ट्रॉन का मोर है स्पेसिफिक चार्ज और प्रोटॉन का लेसर है क्योंकि मास ज्यादा हुआ। तो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा, आ वाला पॉइंट, तो आप अगर जिहड़ा m है उन्होंने अगर आप लिखांगे तो q by m लिख सकते हैं, मीनस आ वाला m इतना लिखा जा सकता है, पर q by m की है स्पेसिफिक चार्ज, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो तुम समझ गए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ की रेडियस की वैल्यू उसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका स्पेसिफिक चार्ज है। मतलब हायर द स्पेसिफिक चार्ज स्मॉलर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वाइस वर्सा। तो ये फैक्टर्स नु दिमाग च रख लेना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लई या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लई। अच्छा हुण वापस आप इस फार्मूले ते आने आ पुत्र, तो तुसीं की देख रहे हैं कि आ जिहड़ा फार्मूला है इदा है ना। हुण इस फार्मूला नूं असीं डिफरेंट फॉर्म्स दे विच भी लिख सकते हैं। किद्दां लिख सकते हैं पुत्र? क्योंकि थानू याद आना चाहिए कि आ जिहड़ा ना ये तां मोमेंटम दा मैग्नीट्यूड है mv, तो इट मीन्स अगर थानू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे चार्ज पार्टिकल दी मोमेंटम की वैल्यू पता, तो तुसी सर्कुलर पाथ का रेडियस कढ़न लई p by qb फार्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा फिर बेटा मोमेंटम का संबंध काइनेटिक एनर्जी नाल भी है, कितना है? तो उहदे लई थानू याद आना चाहिए
देखो कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ P ਨੂੰ ਇੱਥੇ R is equal to under root 2mk by number 3v। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ਇਹਨੂੰ याद रख लेना पुत्र कि अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे और ਉਹਦੀ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होए तो उन्हें सर्कुलर पाथ फॉलो करना और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कड्ढण लई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तीन ऑप्शंस है। वो डिपेंड करना कि यूज करनी है, वो डिपेंड करेगा कि जे तो थानू चार्ज पार्टिकल का मास से स्पीड दी है तो इक्वेजन 1 काम आ जाएगी, जे थानू मोमेंटम दी है तो 2 इक्वेजन काम आ जाएगी, तो जे मास से काइनेटिक एनर्जी दी है फिर तीसरी काम आ जाएगी, है ना। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली असी सिलेक्ट कर लेंगे। पर अगली गल भी सुनो पुत, हुण इहदे विच एडिशनल इंफॉर्मेशन की करनी है, जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है ना हुण अगर मान लो वो थानू कह रहा कि ये जिहड़ा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, इसकी जिहड़ी स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी है वो क्यों है, क्योंकि ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंटर करन तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस चो लंघ के आया, तो जदों कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस चो पास करता ना तो उसकी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने करके इलैक्ट्रिक है ना सॉरी अपना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने करके काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। तो जदों कोई भी चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस चो लंघ के आता तो जनरली वो आपां काइनेटिक एनर्जी को कितना लिखते हैं, तो याद रखो QV। तो Q चार्ज पार्टिकल है, V की है इत्थे वेलोसिटी नहीं है, तो V इत्थे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो पास करके आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी है वो QV के बराबर होएगी। मतलब इस फार्मूला दे विच तुसी K की जगह की लिख सकते हैं, QV लिख लेना है ना। तो थानू मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं दी, पर उन्हें दसिया वा कि ये चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस चो लंघ के आया, तो थानू समझ आ जानी चाहिए भी इसकी काइनेटिक एनर्जी QV के बराबर है, उतों निकालनी है। तो आप वो फार्मूला सीधा ये सबस्टिट्यूट करके इस रेडियस वाली फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्ट कर लेना। अच्छा दूसरा बेटा जिमें कि तुहानू पता ही है कि हर पार्टिकल है ना, हर पार्टिकल टैंपरेचर करके भी एनर्जी पोजेस करता। तो जे बेटा थोड़ी स्टेटमेंट च उन्हें दसिया वा कि एक पार्टिकल की जिहड़ी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल डिफरेंस करके नहीं है, वो टैंपरेचर करके है, थर्मल एनर्जी। तो फिर तुसी उहदी जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है उन्होंने कड्ढण लई 3/2 KBT थर्मल एनर्जी का फार्मूला, KB जिहड़ा ना इत्थे वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और T की है एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो जे वो टेंपरेचर थानू सैल्सियस च दिता थानू कैल्विन च कन्वर्ट करीदा, क्योंकि याद है ना जिहड़ा भी एब्सोल्यूट टेंपरेचर है वो हमेशा कैल्विन च यूज होना, तो वो तुसी कढ सकते हैं 273 करके। तो
इस तरीके दे नाल तुसी ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करने आ, जो करांगे ना फिर ज़्यादा क्लीयर होएगा। बट ये फार्मूलाज नू माइंड च रखो कि ਜਦੋਂ भी मतलब हुण आपां दो केसेस स्टडी कर चुके हैं, एक कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा तो उसका पाथ होना स्ट्रेट और उसका मोशन होना यूनीफॉर्म मोशन। पर जे पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ होना सर्कुलर पाथ और उसका मोशन होना यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस डिफरेंट फार्मूलाज तो असीं निकाल सकते हैं। हुण बेटा अगली गल भी इंटरस्टिंग जी की है कि सर्कुलर पाथ के दौरान जिहड़ा टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन वन सर्कल, अगर आपां उहनूं देखिए तो असीं देखिया सी ना कि जिहड़ा सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो डिपेंड करता वा एक तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड ते, तो दूजा डिपेंड करता सी मैग्नेटिक फील्ड ते, तीजा ਉਹਦੇ स्पैसिफिक चार्ज ते। तो हुण टाइम पीरियड की गल करिए, टाइम पीरियड का मतलब भी चार्ज पार्टिकल नूं सर्कल च एक साइकिल या एक चक्कर पूरा करने लई कितना टाइम लगेगा। तो हुण बेटा जदों तुसीं टाइम पीरियड की गल करोगे तो टाइम पीरियड क्योंकि है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन नूं कड्ढण दा फार्मूला की है 2 पाई आर बाय वी। 2 पाई आर की हो गया सर्कल का सरकमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, और वी की है स्पीड। हुण आर की वैल्यू अगर पुट करो इथों तो थोड़ा बन जाना फार्मूला 2 पाई वी और आ बन गया एम वी ओवर क्यू वी, और अब v कैंसल आउट हो गया तो 2 पाई m ओवर क्यू बी। तो आ टाइम पीरियड है, तो आ टेम्परेचर है ना, ध्यान नाल देखियो कंफ्यूज ना होइयो। तो आ टाइम पीरियड है, आ टेम्परेचर है, फर्क आ गया ना ये ध्यान। तो हुण इत्थे देख रहे हैं कि जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है उन्हें सर्कल के अलोंग जिहड़ा उसदा टाइम पीरियड है वो स्पीड ते तां डिपेंड ही नहीं कर रहे। मतलब कि अगर हुण जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी टॉपिक कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलैक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, प्रोटॉन मान लेने आपां, एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा और उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने करके उन्हें सर्कुलर पाथ फॉलो करना और उस सर्कल का रेडियस उसकी स्पीड पे डिपेंड करना। तो मान लो पहली बार जिहड़ा प्रोटॉन मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वो स्लो है तो वो सर्कल का रेडियस छोटा होएगा। तो दूजी बार प्रोटॉन थोड़ा तेज है, फास्ट है, तो वो सर्कल का रेडियस ज्यादा होएगा। पर दोनों केसेस च टाइम पीरियड सेम होएगा। वो क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड ते नहीं डिपेंड करता, वो दो ही फैक्टर्स से डिपेंड करता, मैग्नेटिक फील्ड पे स्पेसिफिक चार्ज से। तो हुण क्योंकि दोनों केसेस च प्रोटॉन वही है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज तो सेम ही रहना और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, तो इस करके टाइम पीरियड सेम रहना। और लॉजिकली भी सोचो बेटा, क्योंकि जिहड़ा स्लो प्रोटॉन है वो छोटे सर्कल च घूम रहा, तो उन्होंने छोटे सर्कल का मतलब छोटा सरकमफ्रेंस कवर करना पै रहा, तो स्लो भी है। तो जिहड़ा फास्ट है वह सर्कल वड्डा वा, तो जे वह सर्कल वड्डा तो वही स्पीड भी तो ज़्यादा है ना, फास्ट है। तो इस करके टाइम पीरियड दोनों लिए सेम है, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कंक्लूजन है जो थानू याद रखने पैने हैं, याद होने चाहिए। तो